हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया सबसेक्शन जो कि इस बार प्रीलिम्स में ऐड हुआ है, जिसका टोटल वेटेज है 15 मार्क्स का। तो वो सबसेक्शन का नाम है वाइपो ट्रीटीज एंड आईपीआर लेजिस्लेशन। तो इस सबसेक्शन को हम लोग 2 वीडियोस में करेंगे। फर्स्ट वीडियो आएगा वाइपो ट्रीटीज का और नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद आईपीआर लेजिस्लेशन का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वीडियो इसी सीरीज में वाइपो ट्रीटीज का। वाइपो होता क्या है? तो वाइपो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पर बना हुआ है और ये एक यूएन की जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, जो कि 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की, उसमें से एक एजेंसी है जिसको बोला जाता है वाइपो। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब वाइपो का जो काम होता है वो क्या होता है? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट आईपीआर अक्रॉस द वर्ल्ड बाई कोऑपरेटिंग विद द कंट्रीज। मतलब जितनी भी मल्टीपल कंट्रीज इसकी मेंबर हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन बना करके आईपीआर को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट कराने के लिए जो भी लॉज हैं उसको फ्रेम करना। तो अब इसके तहत कई सारी ट्रीटीज मेंबर्स के बीच में साइन हुई है, जिसमें इंडिया ने भी बहुत सारी ट्रीटीज को साइन किया है। तो इंडिया ने मेंबरशिप उसकी वाइपो की अपनाई है। उसमें कौन कौन सी ट्रीटीज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से? तो वो फर्स्ट हो गया आपका पेरिस कन्वेंशन, जो कि पेटेंट से रिलेटेड होता है। तो ये कन्वेंशन में इंडिया रेटिफाई किया 7 दिसंबर 1998 को। फिर नेक्स्ट आपका आता है पीसीटी, जिसकी फुल फॉर्म है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो ये ट्रीटी भी रिलेटेड टू पेटेंट है और ये भी इंडिया ने रेटिफाई किया 7 दिसंबर 1998। फिर थर्ड है लोकार्नो एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हुआ मल्टीपल मेंबर्स के बीच में जो कि वाइपो के मेंबर्स हैं और इंडिया ने रेटिफाई किया 7 जून 2019 को। ये ट्रीटी रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डिजाइन से। डिजाइन ऐसा चीज जो कि सिर्फ शेप और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। कोई भी प्रोडक्ट हम देखते हैं तो वो हमारी आंख को, हमारी आईज को कैसा लुक एंड फील देता है, तो वो मैटर होता है डिजाइन का। वो हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। फोर्थ है बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई किया 1 अप्रैल 1928 को और ये जो कन्वेंशन है ये रिलेटेड है कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। फिर बुडापेस्ट ट्रीटी, जो कि इंडिया इसका अभी तक पार्ट नहीं बना है, वो इसलिए क्योंकि उसमें इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट लूज हो रहे थे। बिकॉज ट्रीटीज में क्या होता है, स्पेसिफिकली बुडापेस्ट ट्रीटी में, कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर डिफरेंट डेटा शेयर करना होगा वाइपो के साथ। तो इंडिया वहां पे कंफर्टेबल नहीं है कि अपना जो नेशनल डेटा है उसको शेयर करने में इंडिया इज नॉट कंफर्टेबल, सो इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड दिस ट्रीटी। फिर है मैड्रिड प्रोटोकॉल, जो कि रिलेटेड है ट्रेडमार्क से और ये इंडिया ने रेटिफाई किया 8 जुलाई 2013 को। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं वाइपो की और वो पेटेंट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है आपका पेरिस कन्वेंशन और सेकंड है आपका पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो पेरिस कन्वेंशन का 2 मेन मकसद है। पहला, नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है कि सपोज किसी फॉरेन कंट्री में एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया और सपोज मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, मैंने अगर किसी फॉरेन कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया तो ये ट्रीटी नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। उसके तहत इस ट्रीटी का ये मकसद होगा कि मेरे को वहां पर कोई पार्शियलिटी ना हो, वहां के जो लैंड ऑफ लॉज हो उसके लिए मुझे इक्वली ट्रीट किया गया भले ही मैं इंडिया से हूं। तो ये नेशनल ट्रीटमेंट ये पेरिस कन्वेंशन प्रोवाइड करता है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव्स द सेम ट्रीटमेंट एज इट कम फ्रॉम अ नेशनल ऑफ दिस फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट है प्रायोरिटी राइट। प्रायोरिटी अब पेटेंट के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रायोरिटी का मतलब होता है डेट ऑफ फर्स्ट डिस्क्लोजर। सपोज मेरे पास कोई इन्वेंशन है और मैं उसको फाइल करता हूं किसी पर्टिकुलर ऑफिस में, तो वो डेट प्रायोरिटी डेट होगी जिस दिन मैंने अपना इन्वेंशन डिस्क्लोज किया। तो अब कन्वेंशन में क्या है कि यहां पर प्रायोरिटी, सपोज मैंने एक कंट्री सेलेक्ट किया तो प्रायोरिटी हमारी हमेशा सेम रहेगी। उस प्रायोरिटी से रिलेटेड हम किसी और कंट्री में फाइल कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में, बशर्ते कंडीशन क्या है कि वो 12 मंथ से पहले होना चाहिए। मतलब 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें फाइल करना चाहिए दूसरी कंट्रीज में, अगर हमें वहां पर प्रोटेक्शन चाहिए। तो 2 मेन
पॉइंट्स हैं पेरिस कन्वेंशन के, नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्रायोरिटी राइट यहाँ पे रिजर्व्ड होते हैं, मतलब कि अगर एक बार प्रायोरिटी ले ली तो उस प्रायोरिटी से रिलेटेड हम किसी भी अलग अलग कंट्रीज में फाइल कर सकते हैं जहां पर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, जहां हमारे बिजनेसेस हो। कंडीशन ये है कि वो विद इन 12 मंथ्स फाइल करना चाहिए। और इस तरह की जो एप्लीकेशन होती हैं उसको कन्वेंशनल एप्लीकेशन कहा जाता है, जिसमें कि हमने एक पर्टिकुलर कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया, वहां पे हमने प्रायोरिटी ले ली। अब उस प्रायोरिटी के बेसिस पे विद इन 12 मंथ्स हम मल्टीपल कंट्रीज में फाइल करके हम आईपीआर का प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में जो एप्लीकेशन होती है इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन। मतलब कि पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस क्या है कि वो यूनिफाइड प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है कि जितनी भी अलग अलग कंट्रीज हैं उनको हम एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स का नाम दे देंगे और फिर वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स कंसल्ट करेंगे किससे, इंटरनेशनल एजेंसी जो कि वाइपो है। तो जो भी डेटा हमने डिस्क्लोज करना होगा वो हम वाइपो के साथ फाइल कर देंगे। और अगर उसी डेटा से रिलेटेड सेम इन्वेंशन को अगर हमें कंट्रीज में फाइल करना है तो कंट्रीज को हम डेजिग्नेटेड कंट्रीज बोलते हैं। तो सपोज डेजिग्नेटेड कंट्री ए में फाइल करना है तो डेजिग्नेटेड कंट्री ए क्या करेगी, वो डेटा सारा हमारा जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन है, ड्राइंग्स है, क्लेम्स है, जो भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स है पेटेंट से रिलेटेड, वो इंटरनेशनल ऑफिस से ले लेगी। तो इसमें क्या बचेगा कि हमको अलग अलग सेपरेट कंट्रीज में हमको सेपरेट मल्टीपल पेटेंट एप्लीकेशंस नहीं फाइल करनी पड़ेगी। अगर फाइल, हाँ सपोज फाइल तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बट ये कि पूरा डेटा डिस्क्लोज हर कंट्री में नहीं करना पड़ेगा। एक बार हमने इंटरनेशनल ऑफिस जो कि वाइपो है वहां पर डिस्क्लोज कर दिया, अब उसी का रेफरेंस लेकर के डेजिग्नेटेड कंट्रीज में पेटेंट एप्लीकेशंस की प्रोसीडिंग्स चलने लगेंगी। पेटेंट एप्लीकेशन अगर पीसीटी का है तो वो ग्रांट नहीं हो सकता है। सपोज हमने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल किया वाइपो में तो वो इटसेल्फ इट कैन नॉट बी ग्रांटेड अ पेटेंट, बिकॉज कुछ भी इंटरनेशनल पेटेंट नहीं होता है। पेटेंट जो होता है वो हमेशा टेरिटोरियल होता है, वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट होता है और अ कंट्री होता है। तो इसलिए जितनी भी इंटरनेशनल एप्लीकेशंस पीसीटी में आती हैं उनको पेटेंट ग्रांट नहीं दे सकते हैं। बस ये होता है कि उनको एज अ रेफरेंस यूज करके डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट टेरिटरीज में पेटेंट को ग्रांट किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस स्लाइड में देखते हैं। तो ये जैसे ट्रेडिशनल रूट है जिसको हम पेरिस रूट बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पेरिस रूट में जो फाइल होता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल एप्लीकेशन। और कन्वेंशनल एप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम पहले किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में फाइल करते हैं, वहां पर हम प्रायोरिटी लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 12 मंथ्स का टाइम होता है। उस 12 मंथ्स के टाइम में हम जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उसमें हम पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। तो पेरिस रूट में क्या है कि हमको अगर मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा डेटा हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उन सब कंट्रीज में। बट अनलाइक पीसीटी में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पूरा का पूरा डेटा आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, वो सिर्फ आपको इंटरनेशनल एजेंसी जो कि वाइपो है उसको डिस्क्लोज करना है। तो अब इस स्लाइड में देखते हैं हम लोग कि पीसीटी सिस्टम काम कैसे करता है। तो पीसीटी सिस्टम बेसिकली 2 फेज में काम करता है। फर्स्ट है इंटरनेशनल फेज और सेकंड है नेशनल फेज। तो इंटरनेशनल फेज में क्या होता है, इंटरनेशनल फेज का मतलब कि इंटरनेशनल ऑफिस में हमने अपना पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया। अब जब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसके बाद वो पेटेंट एप्लीकेशन के रेफरेंस को लेकर के हम डेजिग्नेटेड कंट्रीज में पेटेंट एप्लीकेशन सेपरेट फाइल कर सकते हैं। नेशनल फेज क्या हुआ, जब हमने उसका रेफरेंस लिया और हम पर्टिकुलर कंट्री में गए फाइल करने, तो वो फेज हो गया नेशनल फेज। तो इंटरनेशनल फेज मतलब फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन और पीसीटी एप्लीकेशन एट वाइपो, एंड व्हाट इज नेशनल फेज, फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन एट डेजिग्नेटेड कंट्रीज। तो हम लोग थोड़ा और पीसीटी के बारे में जानते हैं क्योंकि पीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पेटेंट। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि पीसीटी का पूरा वर्क फ्लो बना हुआ है, कैसे कैसे फाइल्स प्रोसीड होती हैं। इसमें रिसीविंग ऑफिस है, डेजिग्नेटेड ऑफिस है, ये किसी भी कंट्री के पेटेंट ऑफिसेज जो कि वाइपो के पार्ट हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। फिर आईएसए है जो कि इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटीज होती हैं। ये ऑफिसेज भी किसी पर्टिकुलर कंट्री के पेटेंट ऑफिसेज होते हैं जो कि मेंबर हैं, और इन ऑफिसेज का काम क्या होता है, ये सर्च परफॉर्म करते हैं। तो सर्च क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पेटेंट,
कि जब आप कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कोई इन्वेंशन फाइल करेंगे, तो जिस डेट में आप फाइल करेंगे तो वो ऑफिस सर्च करेगा कि उस डेट से पहले जो आपने इन्वेंशन फाइल किया है कहीं वो अवेलेबल तो नहीं है थ्रू आउट द ग्लोब। अगर वो अवेलेबल है तो आपका पेटेंट रिफ्यूज हो जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आगे हम फर्दर चेक करते हैं, लाइक इन्वेंटिवनेस चेक करेंगे, फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। तो इस अथॉरिटी आईएसए का काम यही होता है, सर्च परफॉर्म करना और एक रिपोर्ट बनाना कि पेटेंट को रिफ्यूज किया जा सकता है या फिर ग्रांट किया जा सकता है। तो इसमें टाइमलाइंस है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझते हैं स्टार्टिंग में पहले क्या होगा, हम किसी पर्टिकुलर पेटेंट ऑफिस में जाकर के पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे और वहां पर प्रायोरिटी लेंगे। प्रायोरिटी का मतलब डेट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। तो जब हमने वहां पे पेटेंट फाइल कर दिया उससे 12 मंथ्स का टाइम मिलता है हमें इंटरनेशनल फाइल करने के लिए, मतलब पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 12 मंथ्स का टाइम है। अब पीसीटी एप्लीकेशन हमने फाइल कर दिया, ये किसी भी रिसीविंग ऑफिस के पास चला गया। अब ये रिसीविंग ऑफिस क्या करेगा कि आईएसए को जो भी एप्लीकेंट ने सेलेक्ट किया हुआ हो उसको कांटेक्ट करेगा, फिर वो आईएसए सर्च परफॉर्म करेगा। अब सर्चिंग की रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आईपीआरपी होगा, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन पेटेंटेबिलिटी 1। वो रिपोर्ट और जो सारा डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन का, जो कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगा, ड्राइंग्स होगी, क्लेम्स होगी, वो सब जाएगा इंटरनेशनल ब्यूरो जो कि वाइपो है। अब वाइपो क्या करेगा, मतलब 12 से 16 में आपका जो है वो ट्रांसमिटल ऑफ आईएसआर एंड रिटर्न ओपिनियंस, इस पीरियड में जो आईएसए है वो अपना रिपोर्ट बनाएगा, सर्च परफॉर्म करेगा और ओपिनियन देगा। उसके बाद फिर 16 to 18 का जो टाइम है, 18 मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा वाइपो के पास ये सब रिसीव हो चुका है, आईपीआरपी 1 और आपका एप्लीकेशन। उसके बाद वाइपो उसको पब्लिश कर देगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। पब्लिक डोमेन में आने के बाद एप्लीकेंट जो भी है या फिर जो थर्ड पर्सन है वो देख सकते हैं, और अगर एप्लीकेंट चाहता है कि इसमें कोई चेंजेस करने, कोई अमेंडमेंट करने हैं तो फिर आईपीआरपी 2 के थ्रू उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब ये आईएसए जो आईपीआरपी रिपोर्ट है वो पब्लिश हो चुकी है, प्लस जो एप्लीकेंट का जो पूरा डेटा है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, क्लेम्स, ड्राइंग्स, वो पब्लिश हो चुका है वाइपो के द्वारा। अब डेजिग्नेटेड कंट्रीज में अगर प्रोटेक्शन चाहिए, अगर हमारे बिजनेसेस हैं, हमें आईपीआर के राइट्स चाहिए, तो वो पर्सन क्या करेगा, उस पीसीटी एप्लीकेशन को रेफरेंस लेकर के जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसेज हैं वहां पर जाकर के सेपरेट एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। जो पेटेंट है वो टेरिटोरियल राइट है, तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ेगी। और ये फाइल कैसे होगा, सिर्फ वाइपो के उस पीसीटी एप्लीकेशन के रेफरेंस से। अब वाइपो जो है, जो भी ऑफिस कांटेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, वाइपो का एक वाइपो डैश है, उसके थ्रू डेजिग्नेटेड ऑफिसेज वो सारा डेटा वाइपो से फेच कर लेंगे और फिर जो भी उस कंट्री के जो भी गाइडलाइंस होंगे उसके तहत वो एप्लीकेशन प्रोसीड होगा और फिर पेटेंट के राइट ग्रांट कर दिए जाएंगे या फिर रिफ्यूज कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा वर्क फ्लो है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना होगा टाइमलाइंस, कि स्टार्ट किया 0 से 12 मंथ्स का टाइम है इंटरनेशनल फाइलिंग में, फिर 16 मंथ्स का टाइम है जबकि जो रिटर्न ओपिनियन है वो आईएसए दे सकता है, फिर उसके बाद 18 मंथ्स के बाद वो एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी बाय वाइपो। उसके बाद ये ऑप्शनल है 22 मंथ्स 28 मंथ्स वाला, ये आईपीआरपी 2 ऑप्शनल है। इफ एप्लीकेंट्स वांट्स टू हैव एनी चेंजेस देन इट इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और विद इन 30 और 31 मंथ्स में ही नेशनल फेज में जाना होगा, मतलब कि डेजिग्नेटेड ऑफिसेज में जाकर के सेपरेट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। 31 मंथ्स जैसे ही लैप्स हो जाएगा उसके बाद फिर हम डेजिग्नेटेड ऑफिसेज में सेपरेट पेटेंट एप्लीकेशंस नहीं फाइल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अभी तो हमने जो कन्वेंशन देखे, पेरिस कन्वेंशन और पीसीटी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसको हमने डिटेल में कवर किया और वो पेटेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे के कन्वेंशंस जो हैं वो पेटेंट के अलावा जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कन्वेंशंस हैं। तो जिसमें कि बर्न कन्वेंशन हो गया। तो बर्न कन्वेंशन जो है वो एक कन्वेंशन है जो कि फील्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या होता है कि जो भी हमने लिटरेरी वर्क किया, आर्टिस्टिक वर्क किया, जैसे हमने कोई बुक लिख दी या कोई नॉवेल लिख दिया, तो इस तरह के जो वर्क होते हैं उसको लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क होते हैं। तो ये वर्क हमारे जहन से आए, हमारे माइंड से आए,
तो इसको हम प्रोटेक्ट कराएंगे तो कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट कराएंगे। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए वाइपो की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रीटी साइन हुई है जो कि बर्न कन्वेंशन के नाम से जानी जाती है। तो ये ऑप्शनल में आपका क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी इज रिलेटेड टू द कॉपीराइट, तो आंसर आपका बर्न कन्वेंशन होगा। नेक्स्ट है ब्यूडापेस्ट ट्रीटी। तो ब्यूडापेस्ट ट्रीटी जो है वो साइन किया गया है मेंबर कंट्रीज के बीच में। इट इज रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपोजिशन। अब जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से होती हैं, बायोमेडिकल साइंसेज से होती हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ऑफिस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल चाहिए होती हैं। तो अगर कन्वेंशनल एप्लीकेशन होगी जिसमें क्या है कि हमको हर जगह सेपरेट डेटा सबमिट करना है, तो उस केस में क्या है कि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां जहां हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे वहां वहां सबमिट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए एक ट्रीटी साइन करी गई जिसमें कि इंटरनेशनल ऑफिस के पास एप्लीकेंट अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबमिट कर देगा और फिर उस इंटरनेशनल ऑफिस के रेफरेंस से बाकी जितने भी कंट्रीज जुड़े होंगे, मेंबर कंट्रीज, वो वहां से डिटेल्स ले लेंगे। बट इंडिया टिल डेट इसका अभी पार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही आपको स्लाइड में बताया था कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, क्योंकि इसमें डिटेल्स को शेयर करना होगा, तो वो शेयरिंग में इंडिया अभी तक कंफर्टेबल नहीं है। दैट इज वाई इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड दिस ट्रीटी येट। नेक्स्ट है एग्रीमेंट आपका लोकार्नो एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट स्टैब्लिश हुआ 1968 में मेंबर कंट्रीज के बीच में, और इसका जो मेन मकसद है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन को प्रोटेक्ट करना। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है कि जैसे सपोज आपके पास मोबाइल फोन है, तो उस मोबाइल फोन का लुक एंड फील कैसा है, उसका एस्थेटिक व्यू कैसा है, तो ये जो सब्जेक्ट मैटर होता है ये डिजाइन का होता है। तो ऐसे ही करके वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके अलग अलग डिजाइन्स हैं। तो लोकार्नो एग्रीमेंट में क्या किया गया है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक क्लास बनाया गया है और फिर सब क्लासेस बनाए गए हैं। सपोज मोबाइल फोन है तो उसके लिए एक क्लास है, और फिर मोबाइल फोन के अंदर बैटरीज हैं, चार्जर है, तो फिर इनके लिए सब क्लासेस बनाए गए हैं। ऐसे ही अगर शर्ट का डिजाइन है तो शर्ट को एक क्लास बना दिया गया है। तो लोकार्नो एग्रीमेंट में 32 क्लासेस हैं और 223 सब क्लासेस हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को डिनोट करते हैं। फिर लास्ट प्रोटोकॉल है आपका मैड्रिड प्रोटोकॉल। तो मैड्रिड प्रोटोकॉल रिलेटेड है ट्रेडमार्क से। अब समझ लेते हैं ट्रेडमार्क्स होता क्या है शॉर्ट में। ट्रेडमार्क हमको हेल्प करता है यूजर को आइडेंटिफाई करने में कि इसका ओरिजिनेटर कौन है, इस प्रोडक्ट को बनाया किसने है। सपोज हम एडिडास का शूज देखेंगे तो उस पर हम लोगो देखेंगे, कुछ सिंबल देखेंगे, तो उस सिंबल को देख करके हम तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये एडिडास कंपनी ने बनाया हुआ है। या हम फोन देखते हैं, आईफोन देख रहे हैं, उस पर एप्पल का लोगो है, तो उस फोन को देखते ही हाँ हमारे माइंड में क्लिक होता है कि ये कंपनी एप्पल का बनाया हुआ है। तो इससे होता क्या है कि एक गुडविल बन जाता है कि हम देखेंगे कि एप्पल का लोगो है, मतलब हाँ ये कंपनी बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, तो उस कंपनी का एक गुडविल बन जाएगा मार्केट में। तो ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि प्रोडक्ट का सोर्स क्या है और उसका ओरिजिनेटर क्या है, और ब्रांड वैल्यू बनाने में हेल्प करता है। तो ये ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो किसी भी सिंबल्स के लिए दिया जा सकता है, लोगो के लिए दिया जा सकता है, किसी भी ट्रेड नेम के लिए दिया जा सकता है। जैसे कि वाइपो हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक नेम टाइप का हो गया, तो इसको हम ट्रेड नेम में रजिस्टर करा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो मैड्रिड प्रोटोकॉल में कवर किए जाते हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल का एक और जो मकसद है वो ये है कि जो कि फॉल्स डिसेप्टिव आइटम्स हैं जितने भी, उनको आइडेंटिफाई करने में, जैसे कि अब बिस्लेरी की बॉटल होती है आप देखते हैं, और बिस्लेरी की तर्ज पे कई अलग अलग आए हैं, बिलसेरी आया है, ऐसे करके डिफरेंट आए हैं। तो जैसे ही आप बिस्लेरी देखेंगे और बिलसेरी देखेंगे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे हाँ बिलसेरी जो है वो फॉल्स आइटम है, वो करेक्ट आइटम नहीं है, उसको परचेज नहीं करना है। बिस्लेरी जो है वो करेक्ट आइटम है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका ट्रेडमार्क को कैसे यूज करना होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे अभी तक हमने प्रोटोकॉल्स देखे, जो भी ट्रीटीज देखी वाइपो की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा पीसीटी में और पेरिस में। उसके बाद फिर वन वर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका। अब प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव ही है पूरा, तो उसमें बहुत चांसेस है कि इन ट्रीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी तक का ये पूरा सेशन जो था वो इन शॉर्ट वाइपो ट्रीटीज का था। इसमें मैंने पूरी की पूरी जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं जिनसे प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो कवर किया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं।
आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। और कंटिन्यू करिए, आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि अगली बार जो भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा आईपीआर लेजिस्लेशन का, तो बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।